Hi, this is Anjul Puri on Spotify with Taza Talks. आज के इस रिपब्लिक डे स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज जो अपनी अलग पहचान, अलग सोच और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। कोई है लीडर इन मेकिंग, कोई क्रिएटिव माइंड, कोई सोशल वर्कर, कोई एंटरप्रेन्योर और कोई प्योर एंटरटेनमेंट का डोज। ये सब मिलके आज शेयर करेंगे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, फुल मोमेंट्स, देश से प्यार और यूथ के लिए मोटिवेशन। तो तैयार हो जाइए, जबरदस्त बहुत एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आ रहा है ताजा टॉक्स के बीच में। हमारे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज आ चुकी हैं। सो वेलकम यू ऑल। वेलकम शिखा राधे जी, राधे वेलकम अंजलि, राधे राधे। वेलकम जसप्रीत जी, शगुन जी, मनीषा जी और आरव जी। कैसे हैं आप सब? नमस्कार आप सभी को मेरा। थैंक यू। All fine, all good. आप कैसे हो? सब गुड बढ़िया, Hello फर्स्ट everyone. क्लास। Arav this side. हेलो एवरीवन। Hi everyone, मेरा नाम जसप्रीत है। आई एम हेल्थ एंड वेलनेस कोच। राधे हेलो राधे एवरी राधे राधे। So good to connect with you all and thank you so much Achal. थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो आप सबने इसको ज्वाइन किया। एंड लेट्स स्टार्ट द इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ अस। सो सबसे एंड पहले थैंक यू एक आंचल दी, थैंक यू सो मच आंचल दी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सबको देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन मेरा है मनीषा जी से। रिपब्लिक डे पर आप सबसे ज्यादा किस चीज के लिए थैंकफुल फील करते हैं? So आंचल जी, रिपब्लिक डे पर मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल होती हूँ पावर ऑफ चॉइस के लिए। चॉइस बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। हम चूज कर सकते हैं कि हम क्या सोचें। चॉइस सपने देखने की। मैं एक ऐसे देश में पैदा हुई हूं जहां सपने देखने का अधिकार है, मुझे अपनी पहचान बनाने का अधिकार है। मेरे लिए फ्रीडम एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैं थैंकफुल हूँ इस बात के लिए कि मैं अपनी बात, अपनी आवाज रख सकती हूँ, अपनी जर्नी चूज कर सकती हूँ और अपनी बेटी को ये भी सिखा सकती हूँ कि तुम्हें खुद को छोटा रखने की जरूरत नहीं है। उड़ो, आसमान खुला है तुम्हारे लिए। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। पीयूष जी, आपके ऊपर आते हैं। इंडिया की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में? Tricky question to ask and very tricky answer as well, but मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मैंने विदेशियों के साथ बड़ा काम किया है, खासकर हमारी जो फील्ड है। 95% महिलाएं रही हैं जिन्हें मैंने ट्रेन किया है एज अ योगा एक्सपर्ट। मर्द भी रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि I am proud to be a little sensitive and emotional person, although I am mix of practical and emotional person. बट मुझे लगता है एक इंडिया की एक वैल्यू मिली कि मैं बहुत, क्योंकि मैं जब इमोशनली किसी चीज को सोचता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, शिद्दत से दिल से कनेक्ट होता हूँ, बेबाक बात करता हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है पैदाइशी मुझे इस सॉइल से मिली है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मैं आई कैन नॉट। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम, मैं ही नहीं, हम सबके सब नहीं, सब यहाँ पे महिला शक्ति बैठी है, women power. So we all are emotional people. That is the core value that we have soaked and imbibed from our soil. That is what I feel. बहुत बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं आप। और आई थिंक अंजलि, जसप्रीत जी, शगुन जी, आप सब इनके साथ एग्री होंगे। बिल्कुल 100%। बिल्कुल। अंजलि जी, आप नेक्स्ट जनरेशन को कौन सा मैसेज देना चाहोगे रिपब्लिक डे पे? सियाचल, बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मैं कन्वे करना चाहूंगी, बट यस, सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम हमेशा अपने वी टॉक अबाउट द राइट्स, हमारे राइट्स क्या हैं। सो व्हेन इट इज अबाउट अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो हमें अपनी केवल अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें अपनी यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। एंड यूथ एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है और यूथ को आवाज उठानी बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा यूथ सोशल मीडिया के बाद
आ ही नहीं पा रहा है अपनी आवाज उठाने के लिए। आपने देखा होगा पहले धरने दिए जाते थे, लोग अनशन पर बैठ जाते थे। आज अभी जो ये सब कुछ होता है, इसमें जो जनरेशन इन्वॉल्व है उसमें यूथ का बहुत कम परसेंट है। सो आई थिंक अगर ये पॉडकास्ट का जो भी रिकॉर्डिंग हमारा है, अगर ये किसी भी यूथ तक पहुंचे, सो आई वुड से please understand that it is our responsibility to build a nation, build a society that is safe and secure for all of us. So please contribute from your end. डेफिनेटली आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हर यूथ तक पहुंचे, जितना दूर जा सकता जाए। बिल्कुल। सो आरव जी, इंडिया को वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो आप क्या कहेंगे? जैसे अंजलि जी ने कहा कि यूथ को आगे आना चाहिए, अपनी आवाज को उठाना चाहिए, तो मुझे लगता है यूथ का ही देश है, हिंदुस्तान हमेशा से रहा है। तो आज भी मुझे लगता है यूथ है, आवाज तो उठाता है, बट आई थिंक मुझे लगता है कई दबा भी दिया जाता है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आपको पता आजकल चल ही रहे हैं देश में। तो वो सोशल मीडिया में इससे ज्यादा रहते हैं, बिकॉज वहाँ उनके लिए फ्रीडम अभी भी बाकी है, बिकॉज वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो अपनी बात वहाँ कह लेते हैं। और उसका इम्पैक्ट इतना पड़ता नहीं, बिकॉज कि वो सोशल मीडिया तक ही रह जाता है, वो सोच तक ही रह जाता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, हमारे टाइम पे या फिर हमारे पेरेंट्स के टाइम पे आवाज सब लोग बाहर निकल के आते थे, आजकल वो घरों बैठ के आवाज उठाते हैं। तो यूथ को मैं भी बोलूंगा कि अब घरों पे नहीं, बाहर भी निकलना शुरू करें, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल और बढ़ेगा। आप ही के लिए बेनिफिट होगा, आप ही के लिए फ्यूचर वो डिसाइड करेगा। जी यूथ एग्जैक्टली वन वर्ड कहूंगा तो यूथ इंडिया। बिल्कुल। तो मोनल जी अंचल, आपके पास आते हैं। एक होता है प्रॉमिस जो हम बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, एक होता है साइलेंट प्रॉमिस जो हम खुद के साथ करते हैं। तो इस रिपब्लिक डे पे आप अपने साथ एक साइलेंट प्रॉमिस क्या कर रही हैं? प्रोमिसेस तो बहुत सारे हैं और क्या बताऊं, पर रिपब्लिक डे पे मैं अपनी तरफ से बेस्ट प्रॉमिस करने की कोशिश करूंगी कि हमेशा ईमानदारी से जीऊंगी, चाहे काम हो मेरा, चाहे घर हो, चाहे बच्चों की परवरिश हो। तो मैं सही गलत का फर्क मैं मेरे बच्चों को समझाऊंगी, मेरे देश के लिए कुछ बड़ा कर सकूं ये मैं कोशिश करूंगी। लेकिन कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, पर मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और एक मैं बहुत सफल अच्छी नागरिक और ईमानदारी नागरिक बनने की कोशिश करूंगी। यही मैं अपने देश से प्रॉमिस कर सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। शिखा जी, जी देश के लिए रिस्पेक्ट सिर्फ सिंबल तक लिमिटेड रहना चाहिए या बिहेवियर में भी होना चाहिए? जिस सिंबल तक तो होना ही चाहिए, बट बिहेवियर में बहुत जरूरी है। केवल सिंबल में आप रिस्पेक्ट दिखाओ कि फ्लैग के आगे आप खड़े हो गए या आपने नेशनल एंथम अच्छे से गा लिया, तो वो रिस्पेक्ट नहीं होती। डेली बिहेवियर में आपको रिस्पेक्ट एक्चुअली बहुत जरूरी है कि आप अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, वहां साफ सफाई रखें, ईमानदारी से जिएं और आप सबके साथ बिहेव अच्छा करें। अगर ये आपके लिए आपके डेली बिहेवियर में रहेगा, तो इससे अच्छा रिस्पेक्ट देश के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को सीखना आज के जमाने में बहुत जरूरी हो चुका है। जी, हमें आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। वो रिस्पेक्ट बिल्कुल। अगर हम कर रहे हैं तो हम देश का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक हम एक दूसरे को वैल्यूज देंगे तो बच्चे भी अपने आप देखेंगे, सीखेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। शगुन जी, आपके हिसाब से इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है? कल्चर, पीपल या डाइवर्सिटी? देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज जो है डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी है। कल्चरल, पीपल और डाइवर्सिटी ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है और एक ही घुले हुए हैं एक दूसरे से। आप कल्चर को ही लीजिए, हर 100 किलोमीटर के बाद आप जाएंगे, वहां के लोग आपको अलग दिखाई देंगे, तरीका अलग दिखाई देगा, उनका भोजन अलग दिखाई देगा, उनकी परंपरा जो है वो अलग दिखाई देगी। फिर वो लोग अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। आप एक पीपल देखिए कि जो लोग होते हैं वो कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, उनकी सोच कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो, मगर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ तकलीफ होती है, सब लोग यूनिटी के साथ उसका साथ देते हैं। तो यही डाइवर्सिटी है, यही लोगों की खासियत है, डिफरेंट होते हुए भी एक साथ जुड़े रहना, आपस में घुले रहना। बहुत बढ़िया। जसप्रीत जी, रिपब्लिक डे का सबसे पहला हमारे, आपको याद होगा बचपन में हम कहते थे छुट्टी हो जाए बस।
हाँ, छुट्टी हो जाए, तो आपको सबसे ज्यादा क्या याद रहता है? परेड या फ्लैग या बस छुट्टी चाहिए? क्या चीज आपको याद आती है? और अगर आज आपको बचपन की किस चीज बात में कहोगे जाती है? तब तो छुट्टी चाहिए, क्योंकि तब तो होता था अरे छुट्टी मिलेगी, फैमिली के साथ बैठेंगे या कहीं घूमने जाएंगे। जी बट आज लगता है कि फ्लैग, जैसे ही आपने मेरे को जब बात करी तो आपने रिपब्लिक डे जैसे ही बोला तो इट्स लाइक अ फ्लैग। क्यों? क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल है ना, अभी भी हम सब वो सब कलर्स वेयर करे हुए हैं, किसी ने व्हाइट, किसी ने ग्रीन, किसी ने ऑरेंज। तो वो इतना, मतलब इस टाइम स्क्रीन भी इतना कलरफुल लग रही है। तो आज जब रिपब्लिक डे की बात होती है या कोई भी देश से रिलेटेड बात हो, तो हमेशा सबसे पहले फ्लैग माइंड में आता है, क्योंकि वो उसके जो कलर्स आते हैं, मैं अपने प्रोफेशन में भी, हेल्थ और वेलनेस के प्रोफेशन में भी, हम वही तीनों कलर्स को अपनी लाइफ में और लोगों की लाइफ में उतारते हैं। छोटा सा एग्जांपल के साथ, कि जैसे हमारा सेफ्रन कलर है, इट्स क्या बोलोगे आप इसको, ये एक सेक्रीफाइस और करेज का निशान है, उसके बिल्कुल। लिए उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो सेम चीज हम भी अपने लोगों को जो हमारे पास अपनी हेल्थ जर्नी में आते हैं, हम उनके लिए पूरा करेजस रखते हैं और उनको भी वही सिखाते हैं, सेम चीज। और 100% अपने आप को सेक्रीफाइस करके उनकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। तो ये फ्लैग से हमने अपनी चीजों में इसको अपनाया है। वाइट की बात करो तो प्योरिटी कितना ब्यूटीफुल लगा, इसलिए हम आपको देख के, पीयूष जी को देख के, इन सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि व्हाइट कलर आपकी आंख को सूथनेस देता है। क्यों? इससे पता चलता है कि आप अंदर से कितने प्योर हो, तो वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्लैग के कलर्स हमारी लाइफ में हैं। और ग्रीन की बात करें तो वो तो एक ग्रोथ का रास्ता दिखाती है। वही हम अपनी लाइफ में यहाँ भी लोगों को अपनी हेल्थ जर्नी में ये दिखाते हैं, आप डे बाय डे कैसे ग्रो कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा चक्र, वो 24 जो उसमें क्या बोलते हैं आप, आवर्स को रिप्रेजेंट करता है वो। तो हम उसका मतलब कि हमें 24 आवर्स कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है देश के लिए, कि हम अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को और पूरे नेशन को एक ग्रोथ में, एक मोशन में रख सकें। तो फ्लैग को बहुत सारे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आज तो मुझे यही समझ आता है, और यही मैं अपने फील्ड में भी इसको उतारती हूँ और लोगों को भी यही सिखाती हूँ। बेस्ट पार्ट इज आपने कलर्स को और फ्लैग को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है और उसको वैल्यू दी है ना, कि वो इतना प्यारा लगा जो आपने बातें की हैं। क्योंकि अब एवरी सेकंड मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं अपनी हेल्थ जर्नी में, तो मैं उन्हें भी यही बताती हूँ कि हमारे जो फील्ड है वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है, व्हाइट कलर की तरह। जो बाहर है, जो अंदर है, सब बराबर है, जो दिख रही हूँ वही हूँ। जी जी उसमें जी कुछ जी छुपा नहीं है। जी। मनीषा जी, जब तिरंगा लहराता है उस मोमेंट पर आपके दिल में क्या आता है? बहुत सारी खुशी, बहुत गर्व, और एक सुकून महसूस होता है। और एक थॉट आता है कि तुम जिस मिट्टी पर खड़ी हो मनीषा, उसने बहुत कुछ देखा है। 300 साल की गुलामी के बाद भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करना नहीं छोड़ा, और गिव अप तो जैसे उनकी वोकैबुलरी में कभी था ही नहीं। तो जब तिरंगा लहराता है तो मुझे एक लाइफ लेसन सबसे ज्यादा याद आता है, आंचल जी, जी कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर रुकना ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली मूवमेंट राइट। ही आजादी का असली मतलब है। बिल्कुल। पीयूष सर, रिपब्लिक डे आपको बेटर ह्यूमन बनने के लिए कैसे मोटिवेट करता है? हमारी जो कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं हमारी इंडिया में, चाहे वो कोई गेस्ट घर पे आया है आपके, या कोई मेहमान आया है, किसी को रोड पे बचाना है, या सड़क पे गाय की सेवा करनी है, उसको गौ सेवा करनी है, कुछ खिलाना है, जी या स्पेशली एबल्ड आश्रम में जाना है, हमारी ह्यूमन वैल्यूज आज भी जिंदा है। रिपब्लिक डे, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी, मुझे बहुत ज्यादा संविधान मैंने पढ़ा नहीं है, उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जो हमारा जो बेसिक कोर वैल्यू है, कहीं पे भी चले जाए इंडिया में, फूड बदल जाता है, लोगों के कपड़े, भाषाएं, लैंग्वेजेस बदल जाती हैं, बट कोर वैल्यू हमारा एक ही है कि हम लोग, मुझे नहीं लगा कि बचपन से लेकर हम लोग जब तक बड़े हुए, आज मैं 47-48 की जर्नी कंप्लीट की है मैंने, तो कि हम लोग आपस में लड़े हो किसी खाने, लैंग्वेज या रिलीजन, इन सबको लेके मुझे याद है ही नहीं कभी, ना कभी ऐसा। तो मुझे समवेयर शगुन कह रही थी कि वो एक हिडन सटल वे है उसमें छुपा हुआ, जो हम हमारा सबकॉन्शियस बिहेवियर बोलेंगे, जो एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छा रहा है। तो ये हमारा संविधान, ये हमारा कोर वैल्यू हमेशा जिंदा जीवित रहा है हमारे अंदर में।
मुझे ऐसा लगता है ये कोई एक्टिवली हम लोग नहीं करते, लेकिन सबकॉन्शियसली हमारे अंदर में वो इंजेक्ट कर दिया गया है, जी हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे माता पिता ने, हमारे संविधान ने। एक्चुअली हमारे संस्कार ही हमारी एक वैल्यू है। वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, चाहे स्पेशली लेडीज हैं, महिला जो है, स्पेशली शादी के पहले या शादी के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप किसी भी देश में चले जाओ, हर प्रांत के लोगों को मैंने देखा है, वो जो इंडियन महिला है वो इंडियन महिला है, वो जो जिस तरीके से एडेप्टेशन जिसको बोलते हैं, हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था, वो बहुत फास्ट होता है। अपना सब कुछ उसको दांव पे लगाकर त्याग कर एक नए एनवायरनमेंट में प्रवेश करना और वहां पे जीत हासिल करना, बाहर से तो आप लड़ लेते हो, लेकिन घर के अंदर में जब आप जीत हासिल करते हो, दैट इज द बिगेस्ट। एंड हैट्स ऑफ टू वुमेन की लास्ट 20-25 years में they are on the topmost position. I have reported to female bosses also in my corporate days, so मुझे पता है, so that's a wonderful thing. जिस तरह आपने जैसे शादी की बात की, तो इतना आसान होता नहीं है जितना लगता है कि 20-22 साल अपने घर में रह के और एकदम से घर छोड़ना, इट इज नॉट अ इजी जॉब। बट ठीक है, Not an संस्कारों easy में job. रहे हैं Yeah, तो and बिल्कुल सही when कहा। ग्लोबलाइजेशन के बाद में 95 के बाद में औरतें बाहर गई हैं, हॉस्टल्स में रही हैं, पढ़ाई की है, उनसे उस लेवल पे एक्सपेक्टेशन डेवलप कर देना कि आप ही सब करेंगी घर में आके, तो मुझे लगता है कि बहुत इनजस्टिस वाली बात है। मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, बट इक्वालिटी का मामला है, और बड़े बड़े शहरों में पैसे तो कमा रहे हैं लोग, लेकिन सुखी नहीं है आपस में एक दूसरे के, बिकॉज सही, मनी इज देयर बट द अंडरस्टैंडिंग इज लैकिंग। बहुत बिल्कुल अलग ही टॉपिक है वो। जी। अंजलि जी, क्या देश के लिए सेल्फ डिसिप्लिन एक साइलेंट पेट्रियोटिज्म हो सकता है? See, self-discipline undoubtedly, Achal, it plays a great role because अगर हम इसकी बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन हम अपने घर से ही शुरू करते हैं। घर में अपनी चीजों को व्यवस्थित रखना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ना को किसी ने नो बोला है तो उसको समझना, व्हेन वी आर इन सोसाइटी, तो ये होता है, पर्सन इज प्रपोजिंग अ लेडी, व्हेन शी सेज नो, उसको रिस्पेक्ट करना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। हम क्या करते हैं, हमें जब चालान लगता है तो ही हमें समझ में आता है कि नहीं, सिग्नल को क्रॉस नहीं करना है, जब पुलिस ने रोक लिया तो, या फिर अपनी चीजों को सड़क पर फेंक देना, कचरा फैला देना, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ जिसे हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी खुद की एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं, और वहीं से एक बेटर सोसाइटी और बेटर इनफैक्ट अ डिसिप्लिन फैमिली, डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ डिसिप्लिन नेशन को हम बना सकते हैं। और स्पेशली इसमें सबसे बड़ा हमारा जो रोल है, वो हमारी घर से ही शुरू होता है। वी ऑलवेज से द पेरेंट्स आर द प्राइमरी टीचर फॉर एनी चाइल्ड। तो अगर आपने बच्चे को शुरू से वो वैल्यूज दिए, हमारे यहाँ पर कल्चर में क्या होता है, एजुकेशन की भी अगर हम बात करें तो बच्चों को शुरुआत की जाती है ABCD अनाराम से, जबकि हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें, कंट्रीज की बात करें, वहां बच्चे को उसकी लाइफ स्किल्स पे सिखाया जाता है, कुकिंग, क्लीनिंग, पॉलिशिंग योर शूज, क्लीनिंग, वॉशिंग योर क्लोथ। तो यहीं से आई थिंक कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो हमारे डिसिप्लिन, हमारे प्राइमरी स्किल्स पर काम करे, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा एक मैसेज होगा कि जो आजादी की लड़ाई हमने लड़ी थी और जिन वजह से लड़ी थी, हम उनको जी पा रहे हैं। आरव जी, आने वाले 5 साल में इंडिया को कैसे डेवलप्ड होता देखना चाहते हैं? किस वे में, किस जरिए से, किस तरीके से, और कहाँ पर? टेक्नोलॉजी तो इंडिया में काफी एडवांस हो गई है। मैं कहूँगा कि कोई इंडिया पीछे रहा है किसी और टेक्नोलॉजी में, और हम वर्ल्ड वाइड काफी जगह पे ऑलरेडी हमारे जो इंडियंस हैं वो टेक्नोलॉजी में ही काम करते हैं, चाहे गूगल है, चाहे वो कोई भी फील्ड है। तो हाँ, बस मैं चाहूंगा कि इंडिया में भी गूगल होना बहुत जरूरी है, वर्ल्ड वाइड डिस्प्ले करें, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं अमेरिका के प्लेटफॉर्म पर, तो इंडिया अपना प्लेटफॉर्म बनाए वर्ल्ड वाइड के लिए, हम अपना ही जो उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो मनी स्पेंड कर रहे हैं, जो सारा अर्निंग गूगल को जाता है प्लेटफॉर्म पे, वो इंडिया अर्न करे अपने ही देश के लिए, जैसे चाइना ने ऑलरेडी किया हुआ है। मुझे लगता है वो टेक्नोलॉजी अगले 5 साल के लिए इंडिया इस पर जरूर फोकस करे
कि हमें अपना भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एक्टिवली जो यूज करते हैं वर्ल्ड में वो इंडियंस ही करते हैं और इंडिया ही करता है, ये सबको मालूम है। लेकिन चाइना अपने में रहता है कि हमें खुद के लिए बनाना भी है, आई थिंक जो वर्ल्ड वाइड के लिए भी बनाना है कि हम इंडियन जो कर रहे हैं वो ढंग से बाहर प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि वो फिल्टर आउट प्रेजेंट। बिल्कुल। मोनल जी, आपके पास आते हैं। आप अपने फ्यूचर चिल्ड्रन को इंडिया के बारे में सबसे पहली चीज क्या सिखाना चाहेंगी? मैं सबसे पहले बच्चों को इंडिया की संस्कृति और यहाँ के मतलब भाषा से प्यार करना सिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे आजकल यहाँ की भाषा बोलने में शर्माते हैं, कहते हैं कि हिंदी में क्या रखा है या यहाँ के कल्चर में क्या रखा है। तो मैं उनको ये बताऊंगी कि जो योगा है, जो दुनिया उसके पीछे भाग रही है, वो इंडिया से ही निकला है। जो योग गुरु सबसे बड़े हैं जो इंडिया से निकले हुए हैं। तो मैं बच्चों को ये सिखाऊंगी कि इंडिया एक देश नहीं है, एक बहुत बड़ा परिवार है। यहाँ पे अलग अलग तरह की भाषाएं हो सकती हैं, अलग अलग तरह का खाना हो सकता है, धर्म हो सकता है, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं। तो बच्चों को मैं यहाँ की जो रूट है, यहाँ की जड़ें, उनसे जोड़ना चाहूंगी। उनको यहाँ की संस्कृति के बारे में बताऊंगी और उनसे कहूंगी कि भाई जो भी है, आप इंडिया जो भी मतलब विदेशों में जो हो रहा है सब इंडिया से ही जा रहा है, तो आप इंडिया से जुड़ो, बाकी की चीजें छोड़ो। यही सिखाऊंगी मैं अपने बच्चों को। जी जी जी। शिखा जी, आज के यूथ को कौन सी एक वैल्यू सबसे ज्यादा सीखनी चाहिए? एक वैल्यू अगर पूछे तो। देखिए, उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई भी चीज आज उनके अंदर अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वालिटी है तो उसको बाहर निकाल के लानी चाहिए। उसको जी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी बड़े प्लेटफॉर्म से ही शुरुआत करनी है, कि हमें बड़ी चीज से ही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बच्चों में आजकल ये माइंडसेट है कि ये काम बहुत छोटा है, या ये काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो जी आप जी कोई जी। भी काम अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी है, तो आप उस चीज को छोटा ना समझें। उस चीज को, क्वालिटी को आप निखार के और आप उसको बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं। अपनी क्वालिटी को समझें आप, और जी जी रिस्पेक्ट दें जी। आप हर काम को, क्योंकि किसी भी काम के लिए आप, मतलब किसी भी काम के बिना आपका कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती। कि आप सोचिए कि अगर क्रिकेट को ले लीजिए या डांस को ले लीजिए, कि नहीं डांस बहुत छोटी चीज है, आर्ट बहुत छोटी चीज है, तो हर फील्ड में हर चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। शगुन जी, रिपब्लिक डे आपको अपनी लाइफ में क्या बेटर करने के लिए इंस्पायर करता है? रिपब्लिक डे मुझे हर साल अंदर से कुछ अच्छा करने या का रिमाइंड कराता है कि मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। अपने अंदर जो कमियां हैं उसकी चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए। इस तरह की इंस्पिरेशन मुझे रिपब्लिक डे से मिलती है। रिपब्लिक डे से मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और रेस्पेक्टफुल इंसान बनने का इंस्पिरेशन देता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने इस देश को बेहतर बनाने के लिए। जी। जसप्रीत जी, स्कूल का कोई रिपब्लिक डे फंक्शन, कोई फनी मोमेंट आपको याद है जो आप शेयर करना चाहेंगी? सच्ची बताओ तो सिर्फ मुझे दो ही मूवमेंट्स याद है। हाँ हाँ, और सच्ची ही बताना शायद है। बहुत टाइम के बाद आपने क्वेश्चन पूछा मुझे, और मैं शेयर भी करना चाहूंगी। जी शायद हम बिल्कुल। सबको अपना अपना एक मूवमेंट याद आएगा। उस टाइम पे क्या हुआ था हमारे, आई वॉज इन 10th। तो रिपब्लिक डे सबके स्कूल में जैसे सेलिब्रेशन होती है, तो फ्लैग होस्टिंग का टाइम था। तो उस टाइम पे जो हमारे स्पेशल गेस्ट इनवाइटेड थे वहाँ पे, तो प्रिंसिपल सर ने उन्हें इनवाइट किया कि आओ फ्लैग होस्ट करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि वो स्ट्रिंग अड़ जाता है ना, फ्लैग होस्टिंग के टाइम पे। उस टाइम पे जी सेम पोजीशन हुई। तो प्रिंसिपल सर और जो हमारे रिस्पेक्टेड स्पेशल गेस्ट थी, उन्होंने दोनों मिलकर दे आर पुलिंग, तो हो नहीं रहा था। हमने कहा अरे यार हमें बुला लो, हम कर देंगे। तो मतलब ऐसा लगता है उस टाइम पे, आज वो ये चीज, उस चीज को सोच के रखते हैं यार, तब हम कैसे फनी बातें करते थे और कुछ भी मजाक करते थे। और उस टाइम पे मतलब स्कूल्स में अगर बात करूँ तो रियल मीनिंग्स रिपब्लिक डे का या हमारे कल्चर का पता ही नहीं है। जैसे अभी सब बता रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं कि हम लोगों को, बच्चों को ये बातें पता ही नहीं है। हमें अब उनको, मेरे को मतलब मैंने अपने इस हेल्थ सोसाइटी में ये सीखा है कि हम बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें सिखाना चाहते हो, वो करते हैं जो आप करते हो एज अ पेरेंट। क्योंकि वो बाहर से कहीं से नहीं सीख सकते, आप उनको जितना मर्जी पढ़ा लो।
वो सीखते हैं जो आप कर रहे हो। तो जब हम करते हैं, आज मैं जो कर रही हूँ, मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर रहे हैं, मुझे उन्हें सिखाना नहीं पड़ रहा है। और जी दूसरा बिल्कुल। मोमेंट बहुत अमेजिंग है, वो मैं छोटा सा जरूर शेयर करूंगी। उसमें ये था कि हमारे स्कूल में परेड हो रही थी, तो हम सब ने कहीं ना कहीं कभी की होगी। तो हम हमेशा अपने हैंड्स को अप डाउन करके चलते हैं। तो एक बच्चे का हाथ अलग डायरेक्शन में चला गया, तो सब ने एक दूसरे को ऐसे हिट किया। सो इट्स लाइक, ओ ये क्या हो गया। तो हमने उस टाइम मैम से डांट भी बहुत खाई थी। दिस इज द टू फनीस्ट मोमेंट जो मुझे अपने सिर्फ स्कूल टाइम में याद है। जी 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 जी। आज भी वो ऐसा लगता है कि बचपन वापस आ जाए। राइट, अभी अभी आया, अभी पहले तो कहीं खो गया था, सच्ची बोलूं तो। जैसे अभी पीयूष सर भी बता रहे थे कि हम बहुत सारे चैलेंजेस और लाइफ में अप डाउन फेस करते हैं। फर्स्ट शादी से पहले का मोमेंट और बाद बहुत 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 डिफरेंस होता है, मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं लाइफ में कि हमारी फैमिली बस खुश रहे, सब, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मनीषा जी, आपको कब पहली बार प्राउड टू बी इंडियन फील हुआ था? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आंचल जी, क्योंकि इसके पीछे ना मेरी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो मुझे प्राउड टू बी एन इंडियन जैसे किसी कोई बहुत बड़े ओकेजन पे या किसी बहुत बड़े इवेंट में नहीं हुआ। मुझे ये फीलिंग आई स्कूल के स्टेज पर। मैं छोटी थी, आई थिंक थर्ड या फोर्थ ग्रेड में होंगी, और मुझे बोला गया कि रिपब्लिक डे पर स्पीच देनी है तुमको। जी तो मैं वो स्पीच डिलीवर कर रही थी। वो स्पीच मेरे फादर ने लिखी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स थर्ड या फोर्थ ग्रेड के बच्चे को नहीं पता कि कैसे स्पीच लिखी जाएगी। कम से कम हमारी जनरेशन में तो नहीं आता था। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। जी। तो मेरे फादर ने वो स्पीच लिखी थी। मेरी मदर ने मुझे सिखाया था कि उस स्पीच को डिलीवर कैसे करना है। और मैं उस स्पीच को डिलीवर कर रही थी। असेंबली ग्राउंड हमारा जो था स्कूल का, वो पूरा भरा हुआ था। सारे बच्चे थे वहां पर, सारे स्टूडेंट्स थे, सारे टीचर्स थे, स्टाफ था। और उस स्पीच में फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां थी और उनके दिए हुए स्लोगन्स थे। और एक लाइन जब मैंने बोली, तो वो स्पीच का हाई मोमेंट था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जब मैंने वो बोला पूरा अपना दम लगा के माइक पर, तो उसके बाद मुझे ऐसे फील हुआ जैसे पूरे स्कूल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और कहीं कहीं पर टीचर्स अपनी पलकें, आंखें कोर पोंछ रहे थे। और उस समय मुझे समझ में आया कि आजादी जो है वो हमारी सिर्फ सेलिब्रेट करने की चीज नहीं है कि बस हम स्कूल आए, झंडा फहराया और लड्डू लिए और हम घर चले गए। इसमें जिम्मेदारी भी है। ये किसी के खून से लिखी गई है। मतलब बचपन में आप सोचिए कि उस बच्चे को ऐसी फीलिंग आई, और शायद वहीं पे मैंने अपना पहला लीडरशिप लेसन भी सीखा जी कि वर्ड्स में बहुत पावर होती है और वर्ड्स के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर मैं वहां खड़ी हूँ, वो स्पीच डिलीवर कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, तो शायद इन सारे लोगों को मैं कहीं लेकर गई हूँ उस मोमेंट में। जी जी राइट। जी जी। और वो ही मेरा पहला मोमेंट भी था जब मुझे मतलब बहुत प्राइड फील हुआ, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्योंकि यस। उससे सिर्फ मतलब मैंने वो स्पीच नहीं डिलीवर की, मुझे उससे ज्यादा कुछ समझ में आया अपने देश के बारे में और अपनी आजादी की लड़ाई के बारे में। जी। तो पीयूष सर, इस रिपब्लिक डे पे आप अपने देश को कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, थैंक यू मैसेज, जो आपको लगता हो कि नहीं आपको देना ही चाहिए? आई थिंक मुझे ऐसा फील नहीं होता, बट मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूं कि हर सुबह जब मैं उठता हूं तो मेरा पहला बेड पे बैठे बैठे ही कर्तव्य होता है कि मैं ग्रैटिट्यूड पास करता हूँ यूनिवर्स को। और पहली चीज के लिए कि मैं जीवित हूँ, आज का सुबह मैं देख पाया, मैं मेरी सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, रगों में खून दौड़ रहा है, आंखें झपक रही हैं और हाथ पैर चल रहे हैं। नंबर टू, मैसेज यही है कि टूटो मत, टूट सकते हो लेकिन बिखरो मत।
हम सब उस स्टेज से शायद गुजरे होंगे, मैं भी गुजरा हूँ। बिखर गए तो समेटना मुश्किल है। भगवान पे भरोसा रखिए, कर्म अच्छे रखिए, एंड सर्वाइवल स्किल्स रखिए अपने अंदर में, क्योंकि सर्वाइवल स्किल्स ही बचाएगा इंसान को आने वाले समय में। जो सिचुएशन चल रही, वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़े हैं, फैमिलीज टूट रही हैं, 28 से 35 साल का जो एज ग्रुप है पूरा, वो काफी कॉर्पोरेट, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो रही है देश में, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। तो हम टेक्नोलॉजी में सब तरफ ग्रो कर पाएंगे, लेकिन सर्वाइवल स्किल्स ही हैं जो इंसान को आने वाले जो हम सतयुग की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, सर्वाइवल स्किल्स है तो हम कहीं पे भी सर्वाइव कर लेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप टूटे या करियर खराब हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ न्यू कोविड, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी वर्ल्ड वॉर, तो हम कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं। तो मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा सोच है, मेरी सोच है। जी, अंजलि जी, इस रिपब्लिक डे पर आप अपने आप से क्या प्रॉमिस करना चाहेंगी? प्रॉमिस सी आंचल, मैं आप मुझे इस प्रॉमिस के लिए मुझे रिपब्लिक डे की जरूरत नहीं है। एवरी डे आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं लोगों को अपने साथ जोड़ पाऊं, लेकिन अगर कोई नहीं भी जुड़ता है तो मैं अपने कारवा को आगे बढ़ाती जाऊंगी, मैं लड़ती रहूंगी। एंड आपने स्पेशली ये जो डिस्कशन रखा है रिपब्लिक डे पे रखा है, तो रिपब्लिक इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इस दिन मिला था, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतना डिटेल में बताया हुआ है, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सेफ्टी, नो एक्सप्लॉइटेशन, दीज आर आर कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटली गारंटेड राइट्स हैं हमारे, जिनका आज इस कदर वायलेशन हो रहा है कि एवरी मॉर्निंग व्हेन आई सी द न्यूज़पेपर, द मोमेंट आई चेक माई इंस्टाग्राम, मुझे ये सब देख के ना बहुत खौफ आता है, बहुत डर लगता है। एक बार के लिए, जैसे अभी अभी सर ने कहा कि टूट सकते हो पर बिखरना नहीं, तो मैं 1 मिनट के लिए टूटती हूँ, बट फिर से खुद को खड़ा करती हूँ कि नहीं यार, हिम्मत नहीं हारनी है। बिकॉज मेरा जो जन्म, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरा जन्म किसी कीड़े मकोड़े की तरह नहीं हुआ है। मुझे भगवान ने एक इंसान बनाया है, और मुझे अपने कर्मों का एक अकाउंट जो ऊपर मेरा बन रहा है, उसको मुझे जस्टिफाई करना है। जब मुझसे ये पूछा जाएगा कि जब गलत हो रहा था तो क्या तुमने वहां पे आवाज उठाई थी, वो आवाज मुझे बरकरार रखनी है। एंड आई रियली होप, आई प्रॉमिस एंड आई प्रे कि आई शुड बी एबल टू कीप माई सेल्फ स्ट्रांग एवरी डे, एंड आई शुड बी एबल टू हेल्प समवन जिसे एक्चुअली जस्टिस की जरूरत है। यस, आई सीन यू मेनी टाइम्स अंजलि, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक स्पेशली यू जो सो आपका पॉश वाला काम है, दैट इज वंडरफुल। लोगों के दिमाग में, दिलों में एक फायर एक जगा रही है कोशिश कि उठ जाओ, एक खड़े हो जाओ, कोशिश है लड़ो आंचल, सब एक लेकिन दूसरे के लिए, राइट। ये देखा है आसान मैंने, नहीं है। टू बी वेरी ट्रू, ये आसान नहीं है, आसान क्योंकि नहीं आप है, दिखता है बस। सो आरव, आपसे पूछो अगर मैं, तो आज के टाइम में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना मुश्किल है या जरूरी है? रिस्पॉन्सिबल बनना मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी जरूरी है। बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल कोई इतना रिस्पॉन्सिबल है वो कि सब अपने आप में ही इतने ज्यादा मग्न हो चुके हैं। आई थिंक अब जो ऐसा वक्त चल रहा है, सबको अर्निंग मनी पे ज्यादा फोकस है, rather देन कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली, अपने सोशल या फिर अपने अदर थिंग्स में वो फोकस करें। मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than आप कुछ और फोकस करो अपनी लाइफ में, क्योंकि उससे से आपके करियर और आपकी सोच पता लगती है कि आप किस मोड़ जा रहे हैं, अपनी जिंदगी को कैसे लेके जा रहे हैं। वो अपनी खुद की जिंदगी को सही ट्रैक पे लेके जाएंगे, तभी आप कुछ बदलाव या कुछ चीजें आगे बढ़ा सकते हैं और परिवार को संभाल सकते हैं। तभी शायद देश में भी वैसे बदलाव आएगा। खुद में बदलाव लाना, देश में बदलाव लाना एक ही बात होगी। रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मोनल जी, छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, तो इंडिया के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलाव लाए जा सकते हैं, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो बच्चों लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। दूसरा जी, है कि लोग बाग गंदगी, शिक्षा के प्रति जागरूक करना, फिर लोग बाग गंदगी बहुत फैलाते हैं, सफाई के बारे में उनको बताना। आजकल देखा है कि आपने होटल्स हुए या कोई शादी हुई, खाना बहुत वेस्ट होता है, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो उसके प्रति उनका महत्व समझाना कि डस्टबिन में ना डालो, कहीं बस्ती में भेजो, कहीं इस तरह से भेजो कि वो खाना काम में आ सके। जिससे अपने गरीबी की समस्या है, गरीबी से तो अपन देश जूझ ही रहे, लेकिन जो खाने को लेकर समस्या है, जिसके चक्कर में लोग आज चोरी चकारी जो भी करते हैं, छोटे छोटे लोग,
वो चीज कम हो, फिर खाना वेस्ट होता है, इससे अच्छा है कि किसी के पेट में जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अपना जो लोकल बिजनेस है या लोकल जो लोग बाग बनाते हैं, ये अपने कुटीर वगैरह से रिलेटेड, उस बिजनेस को आगे प्रमोट करना और उनको ईमानदारी का पाठ पढ़ाना कि भाई इसको ढंग से करोगे तो आप आगे जाओगे। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने देश को आगे लेके जाती हैं। तो मैं केवल इतना ही सिंपल एफर्ट्स कर सकती हूँ कि लोगों को इस चीज के बारे में उनको जागरूक करूं। जी बिल्कुल। शिखा जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। कोई दिल से जुड़ी, कोई ऐसी करीबी कोई मेमोरी आपको याद हो, चाहे वो 15 अगस्त की हो, चाहे वो 26 जनवरी की हो, कुछ ऐसा कोई आपको मेमोरी याद हो जो आप शेयर करना चाहे? नहीं, ऐसे स्पेशली कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी की तो कोई मेमोरी या नहीं देश है। को लेकर के कोई मेमोरी हो, कुछ याद हो? मैं अभी एक किसी वर्कशॉप में गई थी, जी अभी कुछ टाइम पहले ही, महीने 1.5 महीने पहले की बात है। जी वहां पे मिलिट्री से एक जर्नल आए थे, जी तो उनकी जो बातें थी वो रूट से, मतलब अपने बिल्कुल एकदम रूट से जुड़े हुए थे। उनकी जो बातें थी वो एकदम दिल को छू गई थी। मतलब वहाँ जो जिन भी गेस्ट को बुलाया था उन्होंने बहुत टिपिकल लैंग्वेज में स्पीच दी थी और बोला था, बट उन्होंने जो बोला, लिटरली जितनी ऑडियंस वहां बैठी थी, जितने लोग वहां बैठे हुए थे, सबकी आंखों में पानी था उनकी बातें सुनकर। वो उन्होंने जिस तरीके से अपनी लाइफ को बताया, हालांकि पता अपन को सबको है कि आर्मी के लोगों को कितना वो पेन सहन करते हैं हमारे लिए। हम यहाँ आराम से घर में बैठे हुए हैं, वो लोग कितना पेन सहन कर रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। उन्होंने ये बोला, मतलब उस समय लिटरली सबकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने बोला कि हमारे अंदर 100 गुना शक्ति बढ़ जाती है जब कोई बोल देता है भारत माता की जय। बोले लिटरली, मतलब चाहे हमारे पैरों में से खून निकल रहा हो, हमें हमें कुछ भी तकलीफ हो रही हो, हम बर्फ में जमे हुए हों, बट हमारे अंदर अपने आप ही अचानक अगर कोई भी अगर भारत माता की जय बोल देता है तो हमारे अंदर 100 गुना शक्ति बढ़ जाती है। तो वो तो मैं भूले से भी भूल ही नहीं पाती कि जो जो वर्ड्स उन्होंने बोले, और जो उस समय सबकी हालत थी, सबकी आंखों में लिटरली आंसू थे उस समय, और उनके खुद के बोले हुए वर्ड्स, मतलब सच में जय हिंद बोला हुआ उनका, और जो हम कहते हैं भारत माता की जय, मतलब आज भी अभी भी मैं बोल रही हूँ तो बोलते हुए भी मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि वो लोग क्या पेन सहन करते हैं, सच में हैट्स ऑफ है उनको। जी उनके जी बिना बिल्कुल। आज जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, शायद नहीं जी सकते थे, नहीं जी सकते थे, बिल्कुल नहीं जी सकते थे। उन्होंने अपने सारे फेस्टिवल्स छोड़े हुए हैं, अपना पूरा घर परिवार छोड़ा हुआ है, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए, सब कुछ उन्होंने किया है। बट हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम हमारे इंडिया को या हम हमारे फ्लैग को कैसे हम रिस्पेक्ट दें, तो वो रिस्पेक्ट इसी से हो सकती है कि उनकी हेल्प करना, हमें कहीं भी वो दिख जाएं तो उनकी हेल्प करना। आज उन्हें कोई ट्रेन में या बस में वो खड़े हुए हैं, उनको सीट देना, रिस्पेक्ट देना, उसी से ही उनकी 100 गुना शक्ति अपने आप बढ़ती है। मतलब उन्हें खुद को लगता है कि हाँ आज हमारा कोई है, हम जिनके लिए कर रहे हैं वो हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये सब जी उनके खुद के कहे हुए वर्ड्स हैं। तो मुझे लगता है दिल से कि सबको इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आज हमें कहीं भी कोई भी आर्मी मैन दिखे तो उनको दिल से थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें उनके लिए, और उनका फुल दिल से आप धन्यवाद करें और रिस्पेक्ट करें। जी बिल्कुल। तो आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी, उसके ऊपर आप सबका एक एक मैसेज होना चाहिए जो मेरे को अभी आप सब इसी टाइम पर देंगे। मेरा सवाल ये है कि माँ बाप के लिए बच्चों के पास टाइम नहीं है जब वो बड़े हो जाते हैं, उनको ओल्ड एज होम्स में छोड़ाते हैं। गरीब बच्चों के पास खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी सड़क पे बहुत सारे, मतलब देखने को मिलता है, ट्रैफिक रेड लाइट्स पे देखने को मिलता है कि हट्टी कट्टी चल रही है। बच्चे पैदा करने का टाइम है लेकिन उनके पास काम करने का टाइम नहीं है। भीख मांगना है, बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, बेगर्स बना रहे हैं उनको।
इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि एक पिता का चश्मा टूट जाता है तो बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस अपने पापा के लिए चश्मा बना के दे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इस रिपब्लिक डे पे एक छोटे-छोटे एग्जाम्पल लेके एक अपना कोई एक मैसेज दीजिए जो हमारे इंडिया के लोगों तक पहुंचे। हमारे सोल्जर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो इतनी ठंड में हम लोग अपने घर में आराम से बैठे हैं लेकिन वो सरहद पे हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं। तो आप सबका एक-एक कोई ऐसा मैसेज डिफरेंट तरीके से जो सबके पास पूरे इंडिया के पास पहुंचे। पीयूष जी। हम लोग ऐसे देश में हैं कि जहाँ पे हमारी डिफेंस फोर्स, इंडियन आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी एंड स्पेशल फोर्सेस, जितने भी यूनिट्स हैं, मार्कोस, कमांडो, जो भी है, वो ये कहते हैं कि आप शांति से ठान रखो, घर पे बैठो, हम लोग हैं इधर में। हमारे यहाँ पे मैंडेट नहीं है कि हमें एज ए सिविलियन जाके हमें सर्विस देनी है, ये हम सबको पता है। इससे बड़ा पीस हमको हमारी डिफेंस फोर्स क्या दे सकती है। तो हमारा कर्तव्य, जैसे आप इजराइल में देखेंगे तो आई थिंक वहां पे कंपलसरी है, यूके में भी आपको, हम सब लोग अगर वहां होते तो शायद हमें सर्विस देनी। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हमें इतनी बड़ी फैसिलिटी या सहूलियत मिली हुई है जहाँ पे हमारी आर्मी 14, 15, 18 लाख जितने भी हैं, वो बोलते हैं कि हम आप 140 करोड़ लोगों को देख लेंगे आपको तो हमारे को क्या काम है? हमारे को सिर्फ शांति बना के रखना, मोहब्बत से रहना, और ऐसा कोई भी काम ना करना सोसाइटी में जो एक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दे। तो यही मैसेज हमको कि हमारा जो बेसिक इकोसिस्टम है, समाज छोड़ो, घर के अंदर ही मैनेज कर ले, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम चैरिटी बिगिंस एट होम। वहां से करेंगे तो समाज तक जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से इनडायरेक्टली आर्मी और डिफेंस फोर्स को बहुत बड़ा सपोर्ट देंगे हम लोग ये सब करके। बिल्कुल। अंजलि जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही। या आई एम सॉरी। जी। सो आचल, जैसा पीयूष सर ने बोला, हमारा जो रक्षा तंत्र है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, और उनकी वजह से हम सेफ बैठे हैं। लेकिन एक जगह जो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है वो है हमारा जुडिशियल सिस्टम, जो बहुत वीक है। हम हर दिन सिस्टम से लड़ रहे हैं, हम सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं, अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा एक मैसेज है कि हमें इस सिस्टम में कैसे चेंज ला सकते हैं, कैसे इसे बेटर बना सकते हैं, उसके लिए सब अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसे बदलना बहुत मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। तो कहना, बोलना शुरू करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, जज ना करें, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे के साथ डेवलप करें। जी। जसप्रीत जी। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस मिशन में हूँ कि मुझे पूरी दुनिया को बदलना है। एक सबको मतलब अच्छी सेहत चाहिए, सबसे पहली चीज। कुछ भी करना है, सबसे पहले सेहत चाहिए। आपकी सेहत अच्छी है, आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो देश के लिए करना है या अपनी फैमिली के करना है। तो मैं तो जिस कम्युनिटी से कनेक्टेड, उनका मिशन ही यही है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। हेल्दियर इसलिए क्योंकि अगर आप हस्त हो, स्वस्थ हो, तभी आप खुश हो सकते हो, तभी कुछ कर सकते हो। और देश को बदलना कैसे है कि जब मैं किसी एक की जिंदगी बदलती हूँ ना, तो उसकी दुनिया जो होती है, उसकी फैमिली होती है, वो एक की वजह से वो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो ऐसे एक एक फैमिली करके अपनी तरफ से मेरा तो कंट्रीब्यूशन यही रहता है, और मैं अपने सब लोगों को यही सिखाती हूँ कि आप किसी एक की जिंदगी बदलोगे ना, उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो धीरे धीरे करके एक बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है, जैसे ऐसे ही हम अपने नेशन को भी, अपने बच्चों को जो संस्कार देना चाहते हैं, क्योंकि आज की अगर बात करें, जो यंग जनरेशन है वो ही नींव है इस टाइम पे। हम सिर्फ उनके लिए खड़े हो सकते हैं उनके साथ। तो उनको सिखाएंगे कैसे? जैसे मैम ने भी बताया कि हम स्कूल लाइफ से, जर्नी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं एज अ हेल्थ एजुकेशन, कि अपने ध्यान रखोगे, लोगों का ध्यान रखोगे। योगा हमें स्कूल में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। ये चीज हम जरूर आपस में हमेशा बात करते हैं कि बच्चों को छोटे होते से ही सिखाओ, क्योंकि आपका जो माइंड है और आपकी जो सोल है वो इंटरकनेक्टेड है। तो आप जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, वही बन रहे हो। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने से शुरू करो, अपनी फैमिली से शुरू करो, तो धीरे 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 देश अपने आप प्रगति पे चला जाएगा। जी। आरव जी। मैं सबसे ज्यादा जो सोचता हूँ कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है इस देश के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है सिविक सेंस,
जो इस देश में बहुत कम है लोगों में, कि हम कहीं भी कचरा डालते हैं, कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी कुछ भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ देते हैं। तो सिविक सेंस तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा इस देश में अच्छा नहीं है। वो सोच में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अब अपने घर में भी सफाई रखना ज़रूरी नहीं कि बाहर भी हमें देखना है कि सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत और कंट्रीज़ में गया हूँ, वहाँ पर तो इतना फ़र्क है, छोटी-छोटी कंट्रीज़ में और इंडिया में इतना फ़र्क मैं देखता हूँ, कि वहाँ के लोग भी इतनी सफाई रखते हैं। मतलब हमें स्कूल से ही आई थिंक बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ फैसिलिटीज़ के हिसाब से नहीं जीनी है। आपको खुद के लिए फैसिलिटी क्रिएट करनी है। सिविक सेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इस देश में मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ भी कहीं भी डालते हैं। ये हम मैं कहूँगा इस रिपब्लिक डे पे ये लोग सब प्रॉमिस की अगर बात हो रही है आज इस पैनल में, तो सबको ये प्रॉमिस करना चाहूँगा और मैं सबको बोलूँ प्रॉमिस करें कि प्लीज़ गंदगी नहीं मचाएँ, अपने सोच में बदलाव डालें। बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेलनेस की बात कर रही थी मैम, तो यही है कि मैम हेल्दी तब बनेंगे जब ये गंदगी डालना बंद करेंगे, तो लोग हेल्दी होना शुरू होने लगता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। सबसे ज़्यादा प्रॉमिस करना चाहिए तो यही करो कि सिविक सेंस सुधारो अपनी ज़िंदगी। बिल्कुल। शिखा जी। हाँ जी, अंचल दी, आपने बोला था अभी कि रेड लाइट पे जो भिखारी होते हैं उनके बारे में आपने कुछ बताया था अभी, तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ कहना चाहूंगी कि मैंने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी थी और मैं आगे भी करती रहूंगी। जी। उनको देखकर मेरे मन में बहुत बहुत दया भावना पहले बहुत ज्यादा आती थी, हालांकि अभी भी बहुत आती है, पहले कुछ ज्यादा ही आती थी कि मेरे पास चेंज हो नहीं हो, अगर 50 या 100 का नोट होता था तो मैं भी वो भी पकड़ा देती थी उनको। मैं देखती नहीं थी कि कितने का है, बट बहुत एक्स्ट्रा अंदर से वो निकलता था मेरे अंदर उनके लिए। मेरे पापा जब वो चीज देखते थे तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करी। एक दिन मैं अपने पापा के साथ बैठी हुई थी, मेरे पास पैसे थे नहीं, और मैंने पापा को देखा, वो जब एक लेडी भीख मांग रही थी तो मैंने पापा की तरफ देखा। पापा ने मुझे कई बार मना किया कि ऐसे नहीं देने चाहिए पैसे, बट मैं बहुत, मेरी शक्ल ऐसी बनी हुई थी कि उन्होंने मेरे को मेरी शक्ल देख करके पैसे नहीं दिए, बट उसको बोला कि ऐसा कर, आजा गाड़ी में बैठ, बिल्कुल स्वस्थ लग रही है, कम एज है, यंग एज है, ऐसे भीख मांगने से क्या होगा, गाड़ी में बैठ, मैं तुझे काम देता हूँ और काम के बदले मैं तुझे पैसे दूंगा और अच्छे जी। पैसे दूंगा, जी। भीख मांगने से क्या होगा। पापा ने मुझे कई बार सिखाया था, बेटा ये काम नहीं करना चाहते। मैंने पापा को कई बार बोला कि इन लोग को कोई काम नहीं देता तो वो भीख ही मांगेंगे ना, क्या करेंगे। वो सिखाने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि मैं इसको काम दूंगा। उन्होंने बैठने के लिए उसको बोला कि आप आओ गाड़ी में बैठो, मैं आपको काम देता हूँ, और लिटरली ये वर्ड सुनते ही वो भाग गई वहां से। मतलब मेरे मन में यही था कि उनको कोई काम मिलता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, खाने के लिए भीख तो मांगना ही पड़ेगा ना उनको, और हम नहीं देंगे तो कौन देगा। ठाकुर जी ने हमें इस लायक बनाया हुआ है कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो हमें जरूर देना चाहिए। बट वो वाला जो सीन है वो मैं कई बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। मेरे सामने कोई भी आता है ऐसा तो मैं यही बोलती हूँ कि इस तरीके से आप भीख ना मांगे, आप काम करो। वो बोलते हैं हमें कोई काम नहीं देता, मैंने कहा मैं आपको काम देती हूँ, आओ मेरे साथ चलो, आप बैठो, काम मैं दूंगी और काम के बदले आपको पूरा पैसा मिलेगा। लिटरली वो लोग भाग जाते हैं, और काम का छोड़िए, उन्हें पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे। मैंने खाने का भी उन्हें ऑफर किया। एक बार हम लोग गिरिराज जी के गए हुए थे, मैंने उनको ब्रेड का पूरा पैकेट दिया, उन्होंने गाड़ी के कांच में से, विंडो में से पूरा ब्रेड का पैकेट एज इट इज मेरी कार में फेंक दिया, वापस फेंक दिया कि केवल पैसे ही चाहिए। वही मैंने आपको तो कहा ना कि बदलाव बहुत जरूरी है। ये तो छोटे वही छोटे मैं कह रही बदलाव हूँ। लाएंगे तो हाँ, चेंज होगा। तो वो सब अगर ये वाला कोशिश करेंगे कि उनको कैश ना दें, आप खाने के लिए दो, आप उन्हें जॉब ऑफर करो। बिल्कुल। अगर नीड ही है तो जरूर वो आपका जॉब भी एक्सेप्ट करेगा और वो खाने का भी एक्सेप्ट करेगा। बट जी। पैसे वो गलत चीजों में यूज होते हैं, बच्चों को अपहरण किया जाता है, फिर उनसे भीख मंगवाया जाता है, मतलब बहुत बहुत बड़ी गैंग है इसके पीछे। अब माफिया है, माफिया है। कहाँ तक आप क्या करोगे, बट सभी लोग अगर ये कोशिश करेंगे कि कैश देना उनको बंद कर दें, अपने साथ कुछ खाने की चीजें रखें, खाने का उनको दे, जॉब ऑफर करें, अगर किसी के पास है कुछ ऐसा कि हाँ वो काम कर सकते हैं। पहली बात तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं कई बार करके देख चुकी हूँ, एक ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं नहीं करते। करते, नहीं नहीं करते करते। वो। नहीं करते। ऐसी हाँ, बात उनको जी। सिखाया ऐसा जाता है कि आपको सिर्फ यही करना है, डरा धमका के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आपको, क्योंकि माफिया वही ना, बट बहुत वो, स्ट्रांग है इस चीज को लेकर। हाँ, अगर आपने गैंग स्टडी ऑफ किया होगा तो यापा बहुत हो माफिया जाएगी। स्ट्रांग है इस चीज हाँ, को।
अगर एक और कैश देना ही बंद हो जाएगा तो वो गैंग अपने आप ही बंद हो जाएगी, अपने आप ये हाँ, सब वो चीजें यही करते हमें यही जाएंगे। करना चाहिए। उनको प्लांट हाँ किया गया है, बेसिकली देखा जाए उनको प्लांट किया गया है। वो कुछ बिल्कुल अपना परसेंट है ट्रेन ना किया हुआ है। किसी दूसरे को दे रहे हैं, वो खुद नहीं यस, वो रख रहे हैं गैंग है, पूरा बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरी प्लांटेड गैंग है है वो। हम्म। उनको वो बचे हुए पैसे से सिर्फ वो गांजा चरस वगैरह लेते हैं, एग्जैक्टली बचे हुए एग्जैक्टली। पैसे से वो, इसलिए वो पैसा मांगते हैं, खाना नहीं मांगते हैं। आज आप श्राद्ध पक्ष में चले जाओ कहीं भी, आप उनको कचौड़ी या कुछ दोगे, अरे वो लेते ही नहीं है, वो कहते हम नहीं लेंगे, आप हमें पैसे दो। नहीं मैं बोल रही हूँ ना कि ब्रेड का नहीं पैकेट उन्होंने लिटरली विंडो से वापस अंदर फेंक दिया। मतलब मैं बिल्कुल शॉक थी कि ये क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल पूरा आप सही ब्रेड कह रहे हो। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने एक और बार नहीं, कोई कई बार वो लोग मांगने क्या वाले करते हैं, थे। सामान ले लेते हैं पर दुकानदार को वापस बेच के आ जाते हैं। तो आप कुछ हाँ देते हो तो फाड़ के दो जिससे वो बेच ही नहीं पाए। ये बिल्कुल अभी मोनल जी जो आप कह रही है ना, मेरे साथ हुआ था। मैंने मम्मा की बरसी थी तो मैंने फ्रूटीज वगैरह कुछ बांटने के लिए गई मैं। वो कहती है मुझे कि सारी इकट्ठी मुझे दे दो, मैं अपने हर जगह बांट दूंगी। थोड़ी देर में मैंने उसको देखा कि वो दुकान पे जाके बेच रही थी। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी पैसे चीज से से मतलब मतलब है। नहीं है। ऐसा मेरे एक्चुअली साथ भी हुआ था। एक बहुत वृद्ध मांगने वाले थे, तो क्योंकि उनकी एज देख के मैंने उनको, हम लोग वो वड़ा पाव ले रहे थे, तो मैंने उनके लिए भी एक वड़ा पाव लिया, सेम जैसा हम ले रहे थे वही सेम उनके लिए लिया और उनको वो दिया। तो उन्होंने उस वड़ा पाव को तो नीचे रख दिया, जिस टाट पे वो बैठे हुए थे उसके नीचे दबा सा दिया, और उसके बाद दोबारा हाथ फैला के कहते हैं अब पैसे दो। क्योंकि उनको कुछ अमाउंट किसी को देना होता है, ये प्लांटेड होते हैं ये लोग। जी। एक बहुत तो बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था। मैं कहीं पे मुझे चॉकलेट पान खाने का बहुत शौक है। मुझे ना ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, ऐसी कोई तामसिक चीजों की आदत नहीं है। तो मुझे पान और फ्राइड फूड थोड़ा, तो मैं चॉकलेट पान खाने कहीं पे गया था। तो एक लेडी आई, शी मस्ट बी इन हर 55 और जो भी बोलेंगे उसको 55-60 के बीच में। तो मैंने बोला कि क्या चाहिए अम्मा, तो कुछ बाजू में खरीद के देना है, आपको दे सकता हूँ। तो बोली नहीं नहीं पैसा मांगता है। तो पान वाला बोला भैया मत देना इसको। बोला क्यों, जाने दो। तो जब वो गई तो ये भाई साहब बताते हैं इस बंदी का, ये जो 58 साल की है, 2 किलोमीटर दूर में इसका 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, वहां पे 30 रूम इसने किराए पे दे रखे हैं। ये भी आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं बता रहा हूँ, हमें हिल गया। तो मैं बोला भैया खाना खाना ले ले तू, खाना मैं देता हूँ तेरे को लेके। तो वो नहीं, उसने पैसे चाहिए थे। तो ऐसा ऐसा भी दिखा कि बिल्डिंग चला रही है प्रॉपर, वो भी 3 नहीं 4 फ्लोर का बिल्डिंग था, 30-35 में, कुछ पीजी टाइप का चला रही थी, वैसा टाइप का कुछ था। अभी रिसेंटली पीयूष जी, मैं आपकी बात से रिलेट होके एक बात बता रही हूँ। अभी रिसेंटली कुछ महीना पहले एक न्यूज आई थी कि एक मुंबई का भिखारी जो है वो करोड़पति है। वो तो उसका तो फेमस वो काफी वायरल हुआ था। टैक्स भी देता है वो टैक्स भी देता है, और मुंबई में कहाँ पे उसके हर जगह अपार्टमेंट है, और जो सब रेंट पे है, दुकानें हैं जो रेंट पे है, वो लोग भिखारी है। वो शकुन जी, दूसरा उसका कहना ये है कि मेरी लेगेसी है, मैं आने वाले अपने फ्यूचर को भी यही सिखाऊंगा, बिग भीख मांगना। ये दूसरा हुआ था। एक हाँ, और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। मैं एक पॉडकास्ट फॉलो करता हूँ, जरूर अंजलि ने कनेक्ट कर पाएंगी, या इन्होंने बहुत रिसर्च भी किया होगा। इतनी दुर्भाग्य और शेम की बात है, वो पॉडकास्टर कह रही थी कि किसी को बुलाया था तो वो ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग वालों को पकड़ते हैं ये वो। तो 12 से 16 साल की बंदियां, मेरे हिसाब से तो, मेरे सामने तो बोले तो दूध के दांत भी नहीं झड़े होंगे, 12 से 15 साल के बच्चे और कितने होंगे। वो कह रही थी, आई डोंट नो इफ आई कैन डिस्क्लोज ऑन दिस फोरम, कि एक दिन में वो कम से कम 20 से 22 क्लाइंट्स अटेंड करती हैं, और पर क्लाइंट उनको 250 रुपया मिलता है। Yes, I have seen this podcast. मैं Exactly the हिल गया same. था, बिकॉज क्या एक औरत का शरीर इतना सस्ता और इतना मतलब वो पॉडकास्ट आप तो देख ही नहीं सकते हो। देख तो ही नहीं सकते, exactly. अंजलि शायद आपने कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ा होगा, देखा होगा कहीं पे मैंने कुछ। देखा सर है ये ये एनसीआर podcast में पूरा बहुत देखा। कॉमन है। रेड लाइट एरिया पे आपको ऐसे बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। आप कभी एनसीआर में आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा घूमोगे, रात को 10 बजे के बाद ऐसे 12-12 13 लड़कियां रात को रेड लाइट पे खड़ी मिलती है।
आ ये आ रहा हूँ, 12 से सीधी सी 14 बात है। साल की बच्चियां अभी 12 बिल्कुल, साल पता पहले देखते ही पता लगता है, उनकी उम्र पता लग जाती है देखते ही, और वो देखिए, यही काम कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ पता पर है। एक चीज बोलना चाहूंगी। मैंने पहले भी बोला था कि ये तो हमारी सोसाइटी लेवल पे एक क्रिमिनल माइंड जो चल रहे हैं उन्हें बदलना तो बहुत बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले एक केस देख रही थी। उसमें एक फादर, उसकी सबसे बड़ी जिसकी 4 बेटियां हैं, उसकी सबसे बड़ी बेटी की एज है 23 ईयर्स, और वो जब 13 साल की थी तब से वो फादर उस बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है। और उस 10 साल में वो बच्ची 4 अबॉर्शन करवा चुकी है। दिस इज द कंडीशन ऑफ अ फैमिली। तो यहाँ पे सच क्या में। है कि जब तक हम एज ए मदर अपना वो सपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, इन चीजों के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएंगे। और हमारे साथ आज के टाइम में क्या हो रहा है, एवरी पेरेंट इज रनिंग बिहाइंड गिविंग अ लग्जरी लाइफ टू द किड्स, नथिंग यस, एल्स। हम बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता उसके पास एक से एक ब्रांडेड हो। तो बच्चों को जो टाइम देना चाहिए, जो कल्चर उन्हें हमें समझाना चाहिए, वो हम मिस कर रहे हैं। बच्चे अंजलि जी, जब मैं आपकी बात बीच में, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन वो जब सत्यमेव जयते आता था ना, आमिर खान जी का सीरियल, तो वो बहुत छोटे थे। मैंने तब उनको उस टाइम पे गुड टच और बैड टच के बारे में बताया था। सब मेरे को बोले कि तू औरत है, और लड़कों को, मतलब वो मेरे बेटे हैं, मैंने कहा इसमें औरत नहीं हूं, मैं माँ हूं इस टाइम। मैं उनको बताऊंगी गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। और आप किसी की बेटी को छेड़ते हो तो आप सोचो आपके घर में बहन भी है, आप अगर कुछ देख नहीं लीजिए कर ना, सकती। आज अगर ये बोले कि आपकी बच्ची को एक कमरे में एक कुत्ते के साथ छोड़ा जाए या एक आदमी के साथ छोड़ा जाए, तो मैं कुत्ते के 100% साथ सेफ है। आप बोल देंगे कुत्ते के साथ हमारा बच्चा ज्यादा सेफ है। तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द आप नेचर। अपने, आपको पता रहता है कि आपका बेटा किस संगति में जा रहा है, आपको पता रहता है आपकी बेटी किस संगति में जा रही है, तो उस गंदगी को आप सेफ घर तो से आजकल साफ 12 करो साल ना। का लड़का भी नहीं है, 12 साल का लड़का भी सेफ नहीं है, इतनी मानसिकता ये भी खराब सेफ है, नहीं। आजकल तो नहीं, लड़का भी आप सेफ उस नहीं है। गंदगी को आप अपने लड़कियों घर की से बात साफ करो, मैं कहता करो। हूँ 12 साल के लड़का भी सेफ नहीं है, इतनी गंदी हाँ, मानसिकता है लोगों की। नहीं, ये बात आप बिल्कुल मैं लोग आरव बच्चों की साहब से बात कर सहमत रहे हैं। हूँ अभी यू कि मस्ट हैव लड़के भी, सीन। मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ आरव जी की, कि लड़के भी सेफ नहीं है। आंचल, मैं इसमें आप और ये ऐड देखिए करूंगी। कि मेरा बेटा शायद 5th में था। बच्चे बस में बुलिंग करते हैं, तो एक 12th क्लास के बच्चे ने उसकी पैंट खींच दी, उसने थप्पड़ अब मारा उस देखिए, बच्चे को। ये कोई आप कोई देखिए आंचल गलत जी, नहीं उस हुआ। बच्चे को थप्पड़ मारा, तो फादर के पास दूसरे दिन लेके गया कि मैं सीनियर, उसने थप्पड़ मारा। तो उसने कहा कि सर मेरे साथ इसने ऐसे किया कि मैंने मजाक किया, कि मजाक हो चाहे कुछ हो, मेरी मम्मी ने सिखाया कि सीधा थप्पड़ मारो और आवाज उठाओ। तो वो बात, मतलब उनके स्कूल के फादर को इतनी अच्छी लगी, बहुत असेंबली में मेरे बेटे को अप्रिशिएट किया, और मुझे भी फोन करा कि भाई आप जैसी मदर हो, बच्चों को अगर गुड टच बैड टच के बारे में बताएं तो 90% प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो जाएगी। नो मतलब नो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे हम जो सही बच्चों टाइम पे सही चीज को आवाज बच्चों की उठाना, ये सेफ्टी की सबसे हम बड़ा बात इम्पोर्टेंट कर है। रहे अगर हैं ना, नहीं उठाओगे क्या होगा? अभी कल का आई हैव सीन अ न्यूज जिसमें एक आदमी ने, 17 साल 18 साल के लड़के ने, एक 2 महीने के कुत्ते के बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट किया है। Oh my God. द क्रिमिनल माइंड वी हैव इन द सोसाइटी। मतलब सुन के आप करेंगे क्या, कर सकते हैं क्या करेंगे? देखिए, जब तक हमारा जुडिशियल सिस्टम इन चीजों पर एक्शन नहीं लेगा ना, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। हम कितना भी पढ़ लें, हम कितना भी बच्चों को पढ़ा लें, हम कितनी भी अवेयरनेस रख लें, कितना भी वॉच उन पे रख लें, जब तक हमारे यहाँ इस तरह की हरकतों के ऊपर पनिशमेंट इमीडिएट एंड स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तब तक देश को बदलना बहुत मुश्किल है। बस उसमें हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। हर फैमिली अपने को, अपने बच्चे को सेफ रखना चाहती है आज के टाइम में, और जो आवाज उठाता है उसे बहुत तरह के नुकसान झेलने भी पड़ते हैं। तो आई मीन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम अगेन हम आज इतने अच्छे दिन एक बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना वो तो धुल चुका है। कितने लोग उसको जानते भी नहीं है कि ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारे दायित्व हैं, हम बर बातें कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये बातें उन तक पहुंचना जरूरी है जो कि पावर रखते हैं सिस्टम में चेंज लाने की। Yep. शायद वी आर होपफुल, बट यस वी हैव टू, आई मीन, कंट्रीब्यूट आवर पार्ट। मैं एक कहावत जरूर कहना चाहूंगी कि एक कहावत है, एक्ट लोकल एंड थिंक ग्लोबल।
मतलब उसका ये है कि हमारे विचार जो होने चाहिए हमेशा बड़े होने चाहिए, हमेशा बड़े, मगर जो एक्ट होना चाहिए वो लोकल से शुरू होना चाहिए, अपने घर से स्टार्ट होना चाहिए, अपनी गली से स्टार्ट होना चाहिए, अपने स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए, तभी आप असली बदलाव कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कहावत है ये अपने उसमें। जी बिल्कुल। सो आते हुए अभी मनीषा जी से वो मैसेज तक हम पहुंच गए रहे थे, फिर वापस से हम एक मुद्दे पर आ गए। तो मनीषा जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज यह है, यहाँ पे इतना सारा डिस्कशन भी हुआ और उसी से रिलेटेड, कि सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो हम अपने देश को में सिर्फ रह नहीं रहे, हम अपने देश को जी नहीं रहे हैं, हम इस देश के लिए जिम्मेदार भी हैं। हर नागरिक है। सरकार इमेज नहीं बनाती है सिर्फ कंट्री की, हम सब बना रहे हैं। आप, मैं, इस पैनल में बैठे हुए सभी लोग और इस पैनल के बाहर भी, एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीज इमेज। और जहां तक बात आप कह रही थी कि बॉर्डर पे हमारे जो रक्षक हैं, तो वो बॉर्डर पे तो हमारी रक्षा कर सकते हैं, पर अंदर जो हम कर रहे हैं उससे हमारी रक्षा तो हमें खुद को ही करनी है। और यहाँ पे मैं अंजलि जी के साथ और शगुन के साथ बहुत सहमत हूँ कि सब कुछ शुरू अपने आप से होगा। हम अपनी लाइफ को सच्चाई से जिए। मैं शगुन कह रही थी अभी अभी कि अपने घर से शुरू करें, अपनी गली से शुरू करें, अपने स्कूल से शुरू करें। मैं कहती हूँ अपने आप से शुरू करिए। सबसे पहले तो अपने आप को देखिए, शीशा रख के रोज, कि आप क्या अपनी शक्ल देख पा रहे हैं आईने में, क्या दिखाई दे रहा है वहां, क्या एक जिम्मेदार नागरिक दिखाई दे रहा है या एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसको नहीं पता, भटका हुआ इंसान है वो, कि कहाँ जा रहा हूं मैं। और जब इंसान भटकेगा तो उसके साथ देश भी भटक जाएगा। अगर इंसान जिम्मेदार होगा, अगर हम हर व्यक्ति जिम्मेदारी ले अपने काम की, जो हम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक उस सब की, तो मेरे ख्याल से देश अपने आप ही आगे बढ़ने लगेगा। अंजलि को इतना कष्ट नहीं होगा जितना मैं उनके चेहरे पे देख रही हूँ अभी। राइट, हम नहीं, सब हाँ बिल्कुल सही है मनीषा, लगेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरे चेहरे पे जो कष्ट है ना, ये केवल मतलब मुझे ना डर है। मैं बहुत कई, और डर इसलिए नहीं है कि मुझे समाज को बदलना है, बट आई एम अ मदर ऑफ अ 6-year-old गर्ल। तो व्हेन आई ड्रॉप हर बैक होम एंड आई गो फॉर माय वर्क ना, मुझे अंदर से बहुत घबराहट होती है। मैं, मेरे लिए हर दिन एक डरा हुआ सा निकलता है और मुझे ही लगता है कि मैं इतने बड़े समाज में बदलाव लेकर आने वाली हूँ, पर मेरा खुद का बच्चा कितना सेफ है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हाउ कैन आई इंश्योर। आई कैन टोटली इमेजिन दैट, क्योंकि बाहर तो बॉर्डर पे तो हमने, हमारे रक्षक हैं और वो कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं एज सिविलियंस? क्या हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने खुद की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने, उसके बाद जैसे शगुन जी ने कहा, अपने स्कूल की तरफ, अपनी गली की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, क्या है या नहीं है? अपने पड़ोसियों की तरफ, इवन अगर आप कहीं सुनते भी हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो क्या आप आवाज उठाते हैं? क्या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या आप अपने से नजरें मिला पाएंगे कि अगर आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया तो? responsibility, taking the responsibility of your own self and of this country and representing your country at any point in time, that is my message to everyone who is listening to this podcast. और अगर 4 लोगों ने भी इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो समझ लो कि पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो गया हमारा। जी, so it was really an incredible conversation with all of you. Thank you so very much. Thanks Anjali, thanks Piyush sir, thanks Shikha ji, thanks Shagun ji, thanks Mohil ji, thanks Manisha ji, Arav ji और जसप्रीत जी। Thank you so much. So episode release होते ही link share कर दिया जाएगा कल morning। People like Aanchal are our strength, those who are helping to spread the message to the society and creating such platforms where we can speak out, where we can share our thoughts, we can convey the messages to the society. So a big thanks to
Achal, for this podcast, for Thank you so creating this much. meeting. Thank you so much. And it is wonderful meeting with you all and interacting and listening to everyone. We all are actually having something special in us, and that's our USP. And yes, I'm very, very hopeful that we'll stay in touch and we'll create a big impact on the society. बिल्कुल Definitely. Thank you, Achal, for holding the Thank you, space. Achal. Thank you Thank for you. having me here. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच आंचल दी Thank you so Thank you. much, Thank you, Thank Anshul you ji. so much.